IBN 7 हौसला है। चुनाव आए, चुनाव गए, नेता आए, नेता गए। विकास भी तेजी से हुआ, मेट्रो भी पहुंच गई, फ्लाईओवर भी भरने लगे रफ्तार की उड़ान। लेकिन इस ताबड़तोड़ विकास में नजरअंदाज हो गईं तिलक नगर की बुनियादी जरूरतें। मार्केट से लेकर रिहायशी इलाकों तक तिलक नगर विधानसभा में कहीं भी जाइए, आपको पार्किंग नसीब नहीं होगी। विकास का पहिया तो घूमा, लेकिन गाड़ियों के पहिए थम गए। पार्किंग के कुछ नए ठिकाने बनने चाहिए थे, नहीं बने। ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अब वो सच भी सुनने को तैयार हो जाइए जो आपको चौंका देगा। तिलक नगर की तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए इलाके में 28 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह के फंड से ही महज 1 साल के भीतर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यूं तो इन करोड़ों रुपयों से तिलक नगर की सूरत संवरनी थी, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके अलावा पार्षदों और सांसद निधि से भी अच्छी खासी रकम तिलक नगर विधानसभा के तमाम इलाकों में खर्च की गई। लेकिन जब आप तिलक नगर में दाखिल होकर यहां की बुनियादी मुश्किलों से दो चार होते हैं, तब आपको इस पैसे से बदलाव की बयार बहती दिखाई नहीं देती। पार्किंग एक बड़ी मुसीबत है, तो इलाके के पार्क जुआरियों का अड्डा बन चुके हैं। हम आपको तिलक नगर की दिक्कतों के बारे में तफसील से बताएंगे। ये भी दिखाएंगे कि किस जनप्रतिनिधि ने कितना पैसा खर्च किया और तिलक नगर में उस पैसे से क्या कुछ बदला। बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज बात करेंगे पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र की। पिछले 15 सालों में तिलक नगर में बहुत प्रगति हुई, लेकिन विरोधाभास ये रहा कि मेट्रो और फ्लाईओवर बेईमानी साबित हुए, क्योंकि इसके साथ ही यहां पर भीड़ भड़क्का भी बढ़ा और जगह की कमी उजागर हुई। पिछले 6 सालों में यहां से विधायक फंड से करीब 18 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन यह पैसा कहां लगा, जानेंगे ब्रजेश तिवारी की इस रिपोर्ट में। तिलक नगर मार्केट में घुसने से पहले जरा इस चेतावनी को सुन लीजिए। मार्केट में अपने वाहन से ना आएं। ये तिलक नगर विधानसभा का वो बाजार है जहां आपकी जरूरत के तमाम सामान के लिए दाम तो कम चुकाने होंगे, लेकिन कीमत दाम के अलावा जाम के तौर पर वसूली जाएगी। अगर अब भी समझ नहीं आया तो जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जाम और पार्किंग की कमी इस इलाके की सबसे बड़ी दिक्कतों में से है। बीते 15 सालों में तिलक नगर में विकास तो ठीक ठाक रफ्तार से हुआ, लेकिन मार्केट हो या रिहायशी इलाका, पार्क हो या अस्पताल, हर जगह गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ी दिक्कत की तरह पेश आती है। मार्केट में पार्किंग न होने से खरीदारी के लिए आने वाले लोग तो बेहाल हैं ही, कारोबारी भी कम परेशान नहीं। जो गाड़ी पे आता है सामान लेने के लिए, उनको तो हम खड़ा होने देते, कहते भाई साहब पहले गाड़ी साइड में लगा के आओ। वो कहते साइड में कहाँ लगाएं, पार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेन पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो थोड़ी दिक्कतें आती है सर। ये सामने सर बाजार लगता है सर, ये मेट्रो शॉप है हमारी, उसके सामने बाजार लगता है सर। ये सर 35-36 साल हो गए सर इस बाजार को सर। ना तो यहाँ पर अभी तक किसी ने यहाँ पर अलॉटमेंट दी, जितने यहाँ बैठे हैं तय बाजारी वाले सर। बाजार का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको लिए चलते हैं विकासपुरी के एक हिस्से में। ये इलाका तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। 1960 में डीडीए ने इस इलाके को बसाया था। उस वक्त ज्यादातर लोगों के पास दोपहिया वाहन हुआ करते थे।
लिहाजा इन सोसाइटी का निर्माण भी उसी हिसाब से किया गया। लेकिन वक्त बदला और अब कई लोगों के पास कारें हैं। कुछ परिवारों में 2 से 3 गाड़ियां हैं। गाड़ियों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाई गई जगह जस के तस बनी रही। लिहाजा बच्चों के खेलने के लिए बने पार्क लोगों की गाड़ियों की पार्किंग में तब्दील हो गए। पार्किंग को लेकर इलाके में कई बार झगड़े तक हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं जी, बहुत बार। कल अभी पिछले हफ्ते हुई है। यहाँ मैं एक फ्री मेडिसिन देता हूँ, हमारा पड़ोसी लड़ पड़ता है, गाड़ियाँ आगे खड़ी कर देता है, पब्लिक को अंदर नहीं आने देता। हमारी ऑफिस घर है हमारा। सबसे ज्यादा परेशानी कार पार्क से लेके हॉस्पिटल की तो मैक्सिमम लोगों को परेशानी है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस इलाके में पार्किंग बनाई ही ना हो। इस बाजार के पास 2 पार्किंग बनाई गई है, लेकिन इनमें से एक पार्किंग मेट्रो की है, जहां मेट्रो से सफर करने वाले गाड़ियां खड़ी करते हैं। अगर जगह बचती है तो बाकी लोगों को पार्किंग मिल पाती है। अब आपको मिलवाते हैं इस मार्केट के सबसे पुराने कारोबारी से। इनका नाम है विशेंद्र सिंह। विशेंद्र सिंह 1949 में पाकिस्तान से भारत आए। विशेंद्र सिंह ने बीते 60 सालों में अपनी आंखों के सामने इस इलाके को बसते देखा है। इनका आरोप है कि नेता कोई भी हो, सभी ने अपना भला किया। जो भी है वो अपनी जेब भरने के चक्कर में रहे हैं। मीठी गोली देते हैं, ओपी बब्बर जी मीठी गोली देते रहे, ना नहीं करते किसी को भी। जो भी उनके पास जाता था, ये काम हाँ जी हो जाएगा, होता नहीं था। पंजाबी बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ बीजेपी और अकाली दल का गठजोड़ है। इस गठजोड़ का फायदा बीजेपी को मिला और यही वजह है कि बीते 15 सालों से बीजेपी के ओपी बब्बर यहाँ से विधायक चुने गए थे। लेकिन 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ जीत का खाता खोला और जर्नैल सिंह को लोगों ने यहाँ से विधायक चुना। ओपी बब्बर के बेटे और 2013 में बीजेपी प्रत्याशी रहे राजीव बब्बर का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने इलाके के विकास के लिए कुछ नहीं किया। कहीं दिखना तो चाहिए, 26.5 करोड़ रुपए दिखना तो चाहिए। जिस विधायक फंड को खर्च करने की वो बात कर रहे हैं, उसमें भी 20% भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि जून में तो फंड ही रिलीज हुआ। उसके बाद आपने टेंडर के प्रोसेस शुरू किए और काम करना शुरू किया, और वो सिर्फ उनकी ईगो में, क्योंकि उन्होंने सब RWS को गलत बताया। उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने 10 महीने में तकरीबन 26 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि इलाके के विकास पर खर्च की, और अगर आपको वक्त मिलता तो इलाके के विकास के लिए कुछ और भी काम किया जाता। कोऑर्डिनेशन की जो समस्या है वो सीमित नहीं है जी। पूरी MCD जिसमें आप जानते हैं कि बीजेपी का ही शासन चलता है, वो पूरी की पूरी MCD हमारे जितने भी विधायकों के काम है उनको मतलब प्रॉपर तरीके से होने नहीं दे रही। बीजेपी और आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस भी आरोप लगाने में पीछे नहीं है। इन्होंने प्रोसेस नहीं किया, इन्होंने फाइलिंग प्रोसेस नहीं प्रॉपर तरीके से ढंग से काम नहीं करवा पाए। जो अपने अपने ये काम थे जिनमें इनको लाभ होना था वो काम तो करवाते रहे, जिससे तिलंगा की जनता को फायदा होना था, आज तक इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। सियासी आरोपों के बीच जिम्मेदारी इलाके के कारोबारियों की भी बनती है। दुकानदारों ने इस मुसीबत को खुद ही दावत दी है। दुकानों के बाहर सड़कों पर लगी रेहड़ी पटरियां और फिर आधी सड़क पर पार्किंग बनाकर खड़े ये ई-रिक्शा वाले। दरअसल दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे की जगह रेहड़ी पटरी वालों को किराए पर दे रखी है, जिसकी वजह से 2 लेन की मार्केट की सड़क घटकर 1 लेन की हो गई है। इस बार तिलक नगर की जनता चाहती है कि एक ऐसा हमदर्द हो जो उनके दर्द को समझ सके। बदलते वक्त के साथ इस इलाके का विकास जरूर हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। पार्कों को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। पार्किंग को लेकर लोगों के बीच अक्सर झगड़े हो रहे हैं। बच्चे कहाँ खेले उनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में अहम सवाल ये कि आखिरकार सरकार लोगों की इस समस्या को लेकर इतना गैर जिम्मेदार क्यों बनी हुई है। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। पिछले 15 सालों में तिलक नगर में अपराध भी बेतहाशा बढ़े हैं। सबसे बड़ी चिंता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। यहाँ के पार्क जराइम पेशा का अड्डा बने हुए हैं। शराबी और जुआड़ी यहाँ पर खुलेआम देखे जा सकते हैं। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस आंखें मूंदे हुए है। जी हां, जुआरी। कैमरा देखकर भागते लोग जुआरी हैं। कानून की किताब में जुआ एक जराइम है। हमारे कैमरे ने इन्हें जुआ खेलते हुए कैद किया, मगर सरेआम पार्कों में चल रहे इस जुए से कानून के रखवालों ने आंख बंद कर रखी है। यूं तो तिलक नगर का इलाका पॉश इलाकों में शुमार होता है, मगर महिलाएं हैं कि अंधेरा होने के बाद घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती।
पुलिस से की गई शिकायत भी काम नहीं आती। पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कुछ हमें ना एप्लीकेशन लिखी ना कुछ भी नहीं उन्होंने करा। अपने आप ही लिख के साइन करवा के रात को सारे दिन खराब करके पहले तो 2 घंटे बाद आए, पीसीआर वाले आ गए 2 घंटे बाद, तो पुलिस वाली तब तक कुछ भी हो जाए। अगर हम देखें कि हमारे को जब जरूरत है तब यहाँ पे हमारे को कोई पुलिस वाले अवेलेबल नहीं होते, कुछ यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। महिलाओं की सुरक्षा इस इलाके का सबसे बड़ा दर्द है। आइए आपको मिलाते हैं एक शख्स से। हम आपको इनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन इनका दर्द जरूर सुनाएंगे। विकासपुरी में रहने वाले इस बाप की बेटी सुबह दूध लेने जा रही थी, तभी कॉलोनी के 2 लड़के उसे उठाकर ले जाने लगे। लड़की ने शोर मचाया, पुलिस बुलाई गई, लेकिन तब तक गुंडे फरार हो चुके थे। इनका आरोप है कि आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उल्टा इनकी बेटी को ही दोषी ठहराने लगी। मैंने जब कंप्लेंट किया तो उल्टा हमें कह रहे कि आपने अपनी लड़की को बाहर जाने क्यों दिया। सवेरे 8:30 बजे की बात है, सिर्फ दूध लेने गई थी, वहाँ से उधर से इधर तक यहाँ तक लिया है। जब तक हम दूसरा गार्ड इधर रहता उसने पकड़ने की कोशिश करी, यहाँ से टाप के इधर से निकल गया, डबल स्टोरी का था। यूं तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन ये कैमरे सिर्फ मार्केट की निगरानी करते हैं। सोसाइटी और सड़कों का कोई पुरसा हाल नहीं, लिहाजा लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करने लगे हैं। महिलाएं नहीं, बच्चे भी दहशत में हैं। उन्हें आवारा कुत्तों का डर है जो पार्क में खेल रहे बच्चों पर अक्सर हमला कर देते हैं। यहाँ पे डॉगी की बहुत प्रॉब्लम है। जब हम घर जा रहे होते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। इसके पीछे पड़े, इसको काट चुके हैं, बहुत बंदों को काट चुके हैं। सेम प्रॉब्लम है। और एक गार्ड की भी बहुत प्रॉब्लम है। गार्ड होता ही नहीं है जब वहाँ पे कोई जाते हैं। आइए जरा इलाके के क्राइम ग्राफ पर भी नजर डाल लें। साल 2014 में कत्ल के 2, डकैती के 49, बलात्कार के 26, स्नैचिंग के 104, सेंधमारी के 130, गाड़ी चोरी के 392 और चोरी के 99 मामले दर्ज किए गए हैं। बहरहाल बच्चे हो या महिलाएं, प्रशासन की लापरवाही का खमियाजा सब भुगत रहे हैं। पुलिस को शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। पुलिस जानकारी देने के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचती। जाहिर है आरोप बेहद संगीन है, लेकिन ये तिलक नगर की जनता का दर्द है जिसका फिलहाल कोई हमदर्द नहीं दिखता। चाहे महिलाएं हो या फिर बच्चे, यहाँ हर एक शख्स परेशान है। पुलिस से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पुलिस का ये दावा रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उससे साफ होता है कि पुलिस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कैमरा पर्सन रवि पुजारी के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IPN 7। इस वक्त हम तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस इलाके में अब तक क्या कुछ विकास हुआ या फिर यहाँ के लोग किन किन सुविधाओं से महरूम हैं, ये सीधे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी ये है कि कोई पार्किंग नहीं है, कोई मतलब झगड़े होते हैं रोज, मार्केट में रोज झगड़े होते हैं, सड़कें गलत हैं, समझे, सड़कें सही नहीं है, इस तरह की परेशानी है। पार्किंग की समस्या इन्होंने बताया, पार्किंग को लेकर क्या कुछ कभी आप लोग आगे गए, अपनी बात रखी कहीं पे? सर, हमने आज तक कहीं को कम से कम 20 साल हो गए यहाँ पर देखते हुए। 20 साल के अंदर ना कोई यहाँ पर सुविधाएं हैं, ना बिजली की, ना पानी की, ना सड़कों की। जिसको भी कहते हैं सड़कें आज बनाते हैं, कल बनाते हैं, आज कल करते करते आज 20 साल हो गए देखते हुए। ना सड़कें बन रही है, ना यहाँ पर कोई पार्किंग की समस्या है। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है बाथरूम की। ना आदमी कोई टॉयलेट कहीं जा सकता है, सड़क के ऊपर जाके वो टॉयलेट पर करता है। बाहर से कोई गाड़ियां आती है, बीच रोड के ऊपर खड़ी करके चले जाते हैं। पार्किंग को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ऐसे में जब आप लोग अपने विधायक के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, MCD के पास जाते हैं, क्या जवाब मिलता है वहाँ से? सर, जवाब क्या, जवाब यही जवाब है कि आप जगह बता दो, वहाँ बनवा देंगे पार्किंग। या अब यहाँ जगह ही नहीं है, तो अब ये तो उन्हें सोचना, अब हम जगह कहाँ से बता दें। अब हमें परेशानी भुगतनी पड़ती है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, आप ये बताइए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमेशा गवर्नमेंट तमाम वादे करती है, आपको लगा कुछ सिक्योरिटीज बढ़ी हैं? नहीं, कुछ नहीं बढ़ी, और कम हो गई है यहाँ पर। यहाँ पे सामने हरजन कॉलोनी है, वहाँ के जितने भी शराबी हैं सब यहीं से निकलते हैं रात को।
हाथों में बोतलें पकड़ी होती हैं। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम लोग लेडीज यहाँ पे सेफ नहीं है, पार्किंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सबसे बढ़िया एक छोटी सी बात है जिससे मैंने फोन भी किया था कि यहाँ पे कुत्ते इतने हैं कि बच्चों के पीछे भागते हैं कुत्ते। वो आज तक एक गाड़ी नहीं आई यहाँ पे कुत्तों को पकड़ने वाली। जब तक कुछ हो जाता है ना तो 1.5 घंटे बाद यहाँ पुलिस पहुँचती है। तब तक यहाँ पुलिस को मैंने यहाँ पे पीछे भी एक बार हमारे बुलाया था। यही मेन देखो, किसी ने इमरजेंसी, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम गाड़ी अपनी जो हमने पीछे निकालनी होगी ना, तो उसको 1.5 घंटे बाद बंदा बीच में ही मर जाए। और पुलिस को फोन करा तो 2 घंटे बाद आई। पीसीआर वाले आ गए, लेकिन तिलक नगर थाने वाले 2 घंटे बाद यहाँ आए। यानी पार्किंग की समस्या भी है, साथ भी हॉस्पिटल्स की बात है। और आपसे मैचिंग का बहुत ज्यादा यहाँ पर है और यहाँ पे लेडीज कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे हम लोग बाहर इतना नहीं निकल सकते, हमेशा अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों को साथ ले जाकर ही हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ इतनी करप्शन है, छुरेबाजी यहाँ पे आराम से चलती है। कुत्तों के लिए कल गाड़ी आई थी, लेकिन उन्होंने एक कुत्ता उठाया, उसके बाद उनका कोई वो नहीं था। हम इतना बोलते रहे कि और कुत्ते हैं जिनको आप लेकर जाओ, उन्होंने कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इन लोगों को सिर्फ यहाँ एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे ब्लैक पीपल्स बहुत हैं, नजीरियन वगैरह वो लोग बहुत हैं। इन लोगों का सिर्फ मेन मकसद ये पुलिस वालों का यही है कि रात को 12-1 बजे उनको पकड़ो, उनसे 200-400 हज़ार जो पैसा मिलता है लें। अदरवाइज दे आर नॉट सिंसियर अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस लोकेलिटी। बिल्कुल सीधा आरोप है कि तिलक नगर विधानसभा में पुलिसिंग ठीक नहीं है। जो पार्क यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर लोग रात के वक्त जुआ खेलते हैं, दूसरी तरफ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस से जब शिकायत की जाती है तो पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये विधानसभा, लोग यहाँ के जो है वो अपने पार्षद की बात करें, अपने विधायक की बात करें या फिर पुलिस से खासे नाराज हैं। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे दिल्ली के 84 के दंगों की। दिल्ली का एक ऐसा स्याह पन्ना जो शायद कभी भुलाया ना जाए। मेरा तो सरदार जी हंसे थे, 10 से मुकाबला करने वाला। पता नहीं भगवान ने क्यों मेरे से ऐसे किया, मेरे को औलाद दे दिया, वो भी बाद में चली गई। मेरे पति गया है, मेरा बेटा गया है, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा 7 परिवार गया है। हम इतने परेशान हैं, हमारे बच्चों को ना कोई नौकरी है ना कुछ है। एक मकान दिया गया और बस हमारे मुंह बंद करा दिए। मेरे को रेलवे में मारा है। इधर आया तो मुझे पता लगा कि मेरे घर वालों को आग मकान भी साड़ दिया और 84 आदमी मारे। 30 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। दिल्ली का ये वो हिस्सा है जो अंधेरे में डूबा रहता है। यहां सिसकियां हैं, रोना है। जी हां, यहां पर ना तो फूल मालाएं हैं और ना ही जिंदाबाद के नारे। यहां का दर्द ना तो चारदीवारी के बाहर जा पाता है और ना बाहर का शोर यहां तक पहुंचता है। पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, ना तो कोई दिया, ना कोई रोशनी और ना कोई चुनावी वादा इनके दुख दर्द को बांट पाया, ना इनके जख्म को भर पाया। जी हां, हम 84 के दंगों की बात कर रहे हैं और ये दिल्ली का वो स्याह पन्ना है जो हमेशा के लिए दिल्ली के माथे पर चस्पा है। जी हां, यहाँ पे रोने हैं और यहाँ पे आंखों में आंसू हैं। ये वो महिला हैं जिन्होंने अपने परिवार के 6 लोगों को खोया था। सिर्फ आंसू हैं, सिर्फ आंसू हैं। सर बहुत ही हमने बयान दिए, सब कुछ किया, क्या होया हमारा? बुढ़े हो गए हम, किसी को पहचान नहीं सकते। 2 बेटे मेरे जिंदे हैं, मेरे 2 बेटे मर गए। शरियाम मर्डर किया मेरे बेटे का। मैं प्रधान लोगों के आगे रोती रही, मेरा कुछ करो, किसी ने नहीं। मेरी पोती है 11 साल की। सर मैं बेरोजगार हूँ, किसी की मालिश करती हूँ जब खाती हूँ, नहीं तो बच्चे मेरे भूखे रह जाते। लड़की है वो पता ही नहीं लगा, मर गई है, जिंदी है, उसका दिमाग हिला था, कुछ था नहीं था। वो बच्चे 3 मेरे सिर पे छोड़ के गई। सर मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरा घर की हालत यही है। मेरे आदमी की आंखें मेरे सामने निकाली,
मेरे 3 भाई मारे, जूड़े बांध के टैर डाला गले में, रोते रोते। हमारी उम्र ये हो गई है सर, कोई नहीं सुनता हमारी। हम प्रधान लोगों के पास भी जाते हैं, कोई नहीं सुना ये हमारी। इसे तो हमें मार ही दें, आपके सामने ये मेरा मकान है, ये मेरी हालात है। शायद ये पूरी बातचीत खत्म ना हो पाए, ये आंख के आंसू सूख गए हैं, लेकिन इतने जरूर हैं जो शायद शर्म लाने के लिए बहुत काफी है। जी हाँ, दिल्ली के 84 के दंगे, आज हम बात करेंगे इस पर। दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द। जी हाँ, दिल्ली का दंगा जब हुआ तो उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ, उसके बाद कितने वायदे आश्वासन हुए, लेकिन सब के सब झूठे साबित हुए। आपने कितने लोग परिवार के लोग खोए थे 84 में? 84 में बेटा मेरा 7 परिवार गया, मेरे पति गया है, मेरा बेटा गया है, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा 7 परिवार गया है। मैं भी मार के फेंक दिया, मेरी लड़की की टांग तोड़ दी थी, हमारी माता जी का सर फाड़ दिया था, मेरे देवर को मारा, यहाँ से पापा मारा लोग, उसको मुंह में से भेजा आ गया बेटा मेरे दरवाजे पे, उनकी मौत करी, उनको गए हम छुड़ाने, तो हम ही मारने लगे, कपड़े फाड़ दिए हमारे भी कपड़े फाड़ दिए। मैं 3 दिन हम जंगलों में रहे, 1 तारीख को मेरे हमारे परिवार को गवाही वगैरह हुई थी आपकी? हमारी गवाही हुई थी, अभी तो हमें कोई पूछता ही नहीं है, गवाही हुई थी हमारी। कभी तो वहाँ तो आए थे सारे कांग्रेस नेता, भगत भी आया था, ये तो कहा सांप के बच्चे सबको मार दो, एक इनका बच्चा भी नहीं रहना चाहिए, इनके बच्चों को भी खत्म कर दो इनके। मैं तो छोटे, मेरा 15 साल का बच्चा ही मार दिया उन्होंने, मेरा जरा सा बच्चा, जिनकी बेटी भी नहीं लगी मेरे बच्चे को, 15 साल का मेरा बेटा मार दिया, मेरा भाई, सब मेरा परिवार, मेरा पति भी। क्या करूं बेटा, अभी हमारे हालात हो गए, हमारे तो मेरे तो बचपना ही मेरा जी हिंदुस्तान का, हमें तो ऐसा बुढ़ापा आ गया जो हम 22 साल के हो गए, ऐसे हो गया गम में, जो ये गम ने मार दिया हमें, हम कहाँ जाए बेटा। अभी तक तो हमें कोई इंसाफ ही नहीं मिला, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे को क्या इंसाफ मिला, मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला बेटा अभी तक। आपको इंसाफ मिलना चाहिए? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। आप क्या चाहती हैं इंसाफ में? हमें इंसाफ मिलने, जो उन्होंने हमें मारा उनको कम से कम सजा तो दे, फांसी नहीं दी तो सजा तो दे। और क्या करें बेटा, हमारे तो जरा जरा से बच्चे हैं, हम तो बेरोजगार बैठे भी हैं। शायद यहाँ पे शब्द जरूरी नहीं है, बहुत कुछ कह दिया गया, समझने के लिए बहुत कुछ काफी है, लेकिन हाँ, आज बात एक बार फिर से होगी। दिल्ली का दर्द की बात है, और शायद इससे बड़ा दिल्ली का कोई दर्द नहीं है। देखो जी, मैं उस वक्त था यूपी में, तो मेरे को रेलवे में मारा है। इधर आया तो मुझे पता लगा कि मेरे घर वालों को आग मकान में साड़ दिया और 84 आदमी मारे इन्होंने। सज्जन को मारने 84 आदमी पूरे मारे, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको मारा। आपके परिवार से कितने लोग? मेरे परिवार के भी 2 थे, एक एक को निकाल के मारा। गवाहियां हुई थी? सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे गवाहियां भी हुई हैं, सब कुछ है। उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं उठा, उसके बाद कोई एक्शन नहीं उठा। 84 में हमने अपनी उम्र में सब कुछ देखा। 14 साल की उम्र में मैं अपने सामने बंदे जलते हुए देखे, टायरों के साथ केमिकल डालते हुए देखा है, पथराव करते हुए ट्रेनों में ऐसे आए जैसे पता नहीं पहले ही प्लान बना रखा हो गवर्नमेंट का। ये किसका प्लान था हम खुद नहीं जानते। हमारे आंखों के सामने हमारे आदमी और बेटे को मारा।
क्या कर सकते हैं, वो दिन नहीं भुलाया जाता। और कातिल फिर भी हमारे आंखों के सामने घूम रहे, ना उनको कोई सजा है ना उनको कुछ है। चौरासी का तो हम कर सकते हैं, हम जो सचिन कुमार ने किया अच्छा नहीं किया। हमने उसके साथ अच्छा किया, उसने हमारे साथ आखिर क्या किया कि सितारों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, टायर डाल के घर से बुला के मारा। उसने अच्छे काम थोड़े किए। ये चुप्पी बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। मैं इस वक्त दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑफिस में मौजूद हैं और तमाम यहां पर प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं। और वो कहानी जो लगातार मैंने पिछले आपको दिखाई, जब मैं मौजूद था तिलक विहार में, आपने देखा वहां से विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहां के तमाम नेता लोग मौजूद हैं और वो लोग जो बराबर ये बात कहते रहे हैं, खासतौर से 84 के दंगों के बारे में, वो लोग यहां पर मौजूद हैं। हम आपका एक एक शख्स से परिचय भी कराएंगे, लेकिन हम सिलसिला जोड़ना चाहेंगे। सबसे पहले मनजीत सिंह जीके जी से बात करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। मंजीत जी, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग बराबर बात कहते रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम नाराजगी है वो किस बात को लेकर है? रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, गवाहियां नहीं हुई, या 22 साल से 30 साल से हो गए मुकदमे, 30 साल हुए 84 को हुए, 30 साल से ज्यादा, बल्कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो नाराजगी है वो नाराजगी उस वक्त की सरकार से है, क्योंकि अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो मैं समझता हूं कि फिर इंसाफ की उम्मीद रखना भी बेकार है। तो मैं समझता हूं कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। यहाँ पे विधायक भी मौजूद हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, जब मैं तिलक विहार पे मौजूद था तमाम लोगों ने तमाम बातें कही, आपने देखा कि वो आंसुओं के सैलाब। साहब, मैं वहां गया, मैंने वहां पे तमाम लोग बराबर जाते रहे, बराबर बातें होती रही, 30 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, तमाम बातें कह दी गई, लेकिन हालात वही बने रहे। मूलभूत जो लोग हैं, परिवार के लोग, उन्होंने कहा कि तमाम गवाहियां हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। मनजिंदर जी। नहीं, जस के तस हैं हालात, उससे बदतर हो गए हैं। बदतर हुए बल्कि। देखो 1984 में तो परिवार का कोई जीव गए थे, उनके बाद उनका तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया, क्योंकि ना तो कभी सरकार ने उन लोगों ने हर तरह की अपनी दर्द को एहसास कराने की कोशिश की सरकार को, लेकिन सरकार बहरी, सरकार अंधी, सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सरकार की एक ही बात थी कि हमने बदले के रूप में काम किया है, हमने अपना बदला ले लिया। जब वो उनके पास जाते थे तो शायद उनके मुंह पे ना कहते थे, लेकिन अंदर उनको ये पता था कि अगर हम कांग्रेस में रहकर कोशिश भी करेंगे किसी को इंसाफ दिलाने की, तो हम पार्टी में कभी रह नहीं पाएंगे। उनको इसी तरह से वापस कर दिया जाता जी, हम कुछ कर नहीं सकते। आप सवाल इस बात का है कि अवतार सिंह हित जी आप बैठे हैं, जाना पहचाना नाम है, आखिर क्या मुश्किलात थी? कांग्रेस कहती है कि जिनके नाम भी लिए गए मैंने उनको किनारे कर दिया, उनको हमने राजनीति से दूर कर दिया, उनके टिकट कट गए, उनको सजा मिल गई, उसके बाद क्यों इतना ज्यादा? ये कांग्रेस बिल्कुल झूठ बोल रही है इस बात में। कोई टिकट नहीं काटे, ये टिकट तो उस टाइम काटे जब अकाली दल ने जहाँ मोर्चा खोल दिया, ये बैठे सार मंजीत से मनजिंदर सिंह ने, जब मोर्चा खोला कि इन्होंने लोगों ने कत्ल किए हैं, इसको क्यों टिकट दी जाए, मजबूरी में आकर उन्होंने ये काम किया था। लेकिन वो कोई मसले का हल थोड़ी है, वो तो किया इन्होंने जो करना चाहिए था। मैं ये पूछता हूँ कि कभी कोई आदमी मर जाता है जब पार्लियामेंट शुरू होती है, तो पार्लियामेंट शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि अफसोस के मते होते हैं कि वो एक मेंबर मर गया जी, बहुत अफसोस हुआ जी, पहले पार्लियामेंट उसका अफसोस करती है ना। तो हिंदुस्तान में ऐसी पार्लियामेंट के अंदर ये जब 10,000 बंदा मरे, एक दिन भी ऐसा नहीं मिला, एक घंटा नहीं मिला देश के लोगों को, इन पार्लियामेंट को, कि हम एक दफा तो कहते हैं ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर ये कलंक लग गया, इसका अफसोस ही कर दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जख्म जो है शायद भरना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने गहरे हैं, लेकिन क्या मलहम लगाने की शुरुआत हो सकती है? या वो परिवार जो शिकार बने, लोग सरकारी आंकड़े कहते हैं 3,000 से, लेकिन मंजीत कहते हैं कि वो 5,000 के लगभग हैं, तो क्या शुरुआत होनी चाहिए और कैसे शुरुआत होनी चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सिख कत्लेआम हुआ, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात पूरे संसार में कहीं और देखने को आज तक ना मिली है ना आगे मिलेगी। कांग्रेस ने जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम कराया, कभी सिख उसको भुला नहीं सकता। और आज केंद्र में जो सरकार है, मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक पहल हुई है, जो अभी रिहेबिलिटेशन की बात करी है,
सिखों को जो मारे गए थे 84 के कत्लेआम में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन परिवारों का पूरा सर्वे करा करके, जिनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, उन सभी परिवारों के ऊपर सर्वे करा के उन लोगों के ऊपर मलहम एक लगाई जा सकती है। सिख को हमेशा ही हमारे गुरुओं ने हमारे को संदेश दिया है कि सिख का जो जिगरा है, दिल है, वो बहुत बड़ा है। हमारे आकर किसी ने एक बार अगर माफी मांग ली तो सिख जो है उसको माफ कर सकता है। देखो, उनको जो 84 में जो लोग मारे गए, औरतें विधवा हुई, बच्चे यतीम हुए, तो 30 साल से अभी उनको इंसाफ नहीं मिला। अगर बड़ी लड़ाई लड़ी अकाली दल ने तो उनको फ्लैट दिए गए, तो फ्लैट भी उनके नाम नहीं किए गए। ये सरकार जो है, आप ये देखें कि जिन पुलिस वालों ने हमारे केस बंद किए, जिन पुलिस वालों ने अगर कोई विडो उस वक्त थाने में जाने की जुर्रत भी करी ना, तो इन्होंने उसका नाम उन कातलों को बता दिया कि इनके घर का परिवार का मेंबर आ रहा है, वो उसको धमकाया, उसने भी केस वहां पे नहीं रजिस्टर होने दिया। तो मैं समझता हूं कि एक्शन से उनके कुछ ना कुछ नजर आना चाहिए। जुबान में भी वो अभी कॉमा और फुल स्टॉप लगा के बोलते हैं, हमें खेद है। अभी उनके शायद कहीं ना कहीं रुकावट है उनको माफी मांगने में, अभी वो खेद भर बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई ठहराते हैं जो कत्लेआम हुआ है। तो इसलिए उससे हमारे को कोई वो नहीं है, इस सरकार से हमें उम्मीद है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुद्दा इस बार, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूं, हवा बहुत तेज बह रही है। दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं 84 के दंगों की। दिल्ली के 84 के दंगे जो लगातार 30 साल गुजर जाने के बावजूद अभी भी मुद्दा बना हुआ, क्योंकि जख्म भरे नहीं जा सकते, और यह बात सच भी है। आप यकीन करिए, एक परिवार का हंसता खेलता परिवार, और उस परिवार के 40 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, या कत्ल कर दिए गए, या उस 84 की भेंट चढ़ गए। बाबू सिंह दुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनके परिवार के आसपास के, पड़ोस के 40 लोग उस 84 दंगों के भेंट चढ़ गए। बाबूजी यहां बैठे हुए हैं। बाबू सिंह दुखिया, उस दिन आपके आसपास के, पड़ोस के 40 लोग उस दंगे की भेंट चढ़े। है, करीब 40 लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे 4 सौरे, उनके 4-4 लड़के, पूरा परिवार खत्म। फिर मेरे मामा सौरे, उसके मेरे मामा ससुरे, उसके वो खत्म, उनके लड़के वो खत्म। गिनती की बात तो अब भूल ही जाइए, गिनती तो। और उसके अलावा जो साथ रोज कमाते थे, रोज खाते थे, रोज बैठते थे, खेलते थे, जो जिनके साथ पूरी जिंदगी रोज गुजर बसर होती, आज वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। सवाल अफसोस इस बात का है, मरना तो सब ने है, पूरा संसार, ये तो मौत की अमानत, जिंदगी तो मौत की अमानत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी को ऐसा कत्ल कर दिया जाए, नरसंहार हो। और इस नरसंहार की लड़ाई को मैंने शुरू किया था, मैं उसी दिन से कहता आ रहा हूं कि ये नरसंहार है, पर कोई भी नहीं माना। विक्टिम परिवार से आते हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा साहब। मेरा नाम देविंदर सिंह कोचर। हम उस समय बाबरपुर में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, और ये जैसे ही सब कह चुके हैं कि इतना समय बीत चुका है। उस समय मैं 12वीं में पढ़ता था, आज मेरी बिटिया 12वीं में आ गई, लेकिन 84 के पीढ़ी गुजर गई, एक पीढ़ी गुजर गई, लेकिन आज तक कोई इंसाफ की अभी तक आशा भी नहीं हमें मिली कि कोई इंसाफ भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि जो सज्जन कुमार और टाइटलर, जिनके नाम सबको पता है, जग जाहिर है, हम उनको चाहते हैं कि वो अपनी मौत ना मरे, वो एक सजा की मौत मरे, एक कानून उनको सजा दे, जिससे आने वाले समय पे कुछ पता चले। उनको बरी कर दिया जाए। उनको कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है उतने। सबूत तो हैं, सबके सब सबूत मिटा दिए गए हैं। हमारी अपनी FIR वहां पे दर्ज थी, और जब हमें थाने में बुलाया गया तो हमें धमकाया गया कि आप अगर किसी के नाम लोगे, हमारे फादर को धमकाया गया कि किसी का नाम लोगे तो हम आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। और उसका रिजल्ट भी यही हुआ कि हम बाबरपुर उसके बाद अपने उस मकान में एक दिन भी नहीं रह पाए। नवंबर में ये राइट्स हुए थे, नवंबर में, और दिसंबर में हमें वो मकान बेच के और वहां से आना पड़ा। आधी कीमतों में बेचा हमने वो। आप यकीन मानिए कि कोई परिवार वहां रहता हो, पुश्तें उसकी वहीं पे बीती हो, और वो एक दिन यकायक उसको वो घर छोड़ना पड़े और घर से दूर जाना पड़े, और घर तो छोड़िए, परिवार के लोग ही ना रहें, अब बस अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आज से 30 साल पहले की एक सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त संघाड़ा चौक में, दिल्ली यूपी ट्रांसपोर्ट थी उसकी, इससे बड़ा गोडाउन था। जब उसकी लूटने लगे, सारे वहां के बंदे इकट्ठे हो गए, तो वो लूट नहीं पा रहे थे, तो पुलिस ने वहां डंगे मार के कहा लाइन लगाओ। कैसे लूटोगे, इतना भारी सामान है ट्रांसपोर्ट के अंदर, कोई 200 किलो का माल है, कोई 100 किलो का माल है, कैसे उठाओगे। तो पुलिस ने लाइन लगवाकर माल उसका उठवाया।
ये वहां के दुकानदारों ने उसको बताया, उसने आके मेरे से बात करी। तो ये जो राज है महाराज की वाणी में भी है, तपो राज राजो नरक। राजीव गांधी को पिछले जन्म में राज करा होगा, तप करा होगा, उसको राज मिला। राज मिलने के बाद जो उसने ये हत्या करवाई, उसको दंड मिला, उसके पचड़े उठ गए, उसको नरक मिला, उसकी सजा उसको मिली। दुखिया जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे जी। जितने एक चीज आपको और बताऊं कि जब 1984 के कत्लेआम से पहले हमारे जितने आदमी थे ना त्रिलोकपुरी इधर उधर, वो सब टोटल पेवर कांग्रेसी थे। आपको मतलब कट्टर कांग्रेसी। और वो देखो कत्लेआम, अगर पार्टी की बात पॉलिटिक्स की करें तो हम प्रधानमंत्री जो इंदिरा थी, जब हम कांग्रेसी थे तो हमारी नेता भी तो थी ना, हमारा ही नेता मारा, फिर हम ही मारे गए। सिर्फ लोगों ने, जिन्हों को सत्ता चाहिए थी ना, लड़ाई सत्ते की है, जिन्हों को सत्ता चाहिए तो उन्होंने इनाम के लिए कत्लेआम करवाए और इनाम के लिए भाषण दिए। 30 साल 2 महीने और 1 सप्ताह हो गया पूरा। हम तो एक एक दिन पल पल गिनते हैं भाई, हम किसको जाके कहें। सत्ता की लड़ाई चलती रहेगी। आज अगर सत्ता की कोई बात करता है तो मैं एक बात सबके सामने कहना चाहूंगा, आज ये भी मुद्दा जरूर आएगा कि सत्ता की भागीदारी ये पीड़ितों में से किसको देते हैं या नहीं, या पीड़ितों के नाम पे राजनीति ही करते रहेंगे। आज मुख्य सवाल ये रहेगा आने वाले टाइम में कि अगर ये जितनी भी पार्टियां हैं, किसी पीड़ित को कोई अपना नुमाइंदा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, या खाली लगता की टिकट मिलना चाहिए। किसी भी पीड़ित को अगर बातें करने से कुछ नहीं होगा, तब समस्या ज्यादा बेहतर तरह से सॉल्व होगी। हम कोई अपनी बात तो कह सकेगा ना, किसी पीड़ित को आगे तो आना चाहिए ना, पीछे क्यों धकेल देते हैं। ये कहानी एक एक दिन जैसा इन्होंने दुखिया जी ने बताया, एक एक दिन इनके लिए कैसा मुश्किल भरा रहा है, उन्होंने एक एक दिन गिना है। ये मैं नहीं कह सकता कि मुद्दा खत्म हो गया, या मैं ये नहीं कह सकता कि मुद्दे की सारी बातें सामने आ गई, लेकिन ये बात सच है कि ये मुद्दा एक बार फिर दिल्ली की सियासत में, दिल्ली की सियासी गलियारों में फिर गूंज रहा है और ये मुद्दा बना रहेगा। आज सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। आप बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए आई टी।